खत्म, धीरे धीरे भीड़ भी गायब होती दिख रही है। सोशल मीडिया पर जो लोग कल तक जस्टिस फॉर भरत तिवारी लिख रहे थे, आज उनमें से ज्यादातर आगे बढ़ चुके हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक माँ आज भी उसी जगह खड़ी है, एक बहन और एक भाभी आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है, और एक परिवार आज भी यही पूछ रहा है क्या भरत तिवारी को कभी न्याय मिल पाएगा या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा तब हुआ जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सुप्रीम लोगों का ही मामला सुना जाएगा? क्या केस इतना कमजोर था, या कोई कानूनी वजह थी, या फिर लोगों के मन में उठ रहे सवालों की तरफ कि क्या गरीब की आवाज इतनी आसानी से दबाई जा सकती है? आइए समझते हैं तहलका के इस एक्सप्लेनर में भरत तिवारी की पूरी A to Z कहानी। भरत तिवारी अपराधी था या सिस्टम का शिकार हुआ? समझिए भरत तिवारी कौन थे। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बितौली गांव के रहने वाले एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता थे। लोग इन्हें इसलिए जानते थे क्योंकि वे गांव-गांव जाकर गरीबों, बाढ़ पीड़ितों और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ लगातार आवाज उठाते थे। दिलचस्प बात यह है कि भरत खुद स्वर्ण समाज से आते थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके में जाति की राजनीति नहीं दिखती थी, कोई जातिगत बदबू नहीं आती थी। सोशल मीडिया पर उनके हजारों समर्थक थे और अभी भी हैं, और लोग उन्हें गरीबों की आवाज, गरीबों का मसीहा और सिस्टम से लड़ने वाला नौजवान फौलाद कहते थे। विवाद कैसे शुरुआत होती है विवाद की, ये समझिए। कहानी शुरू होती है जमानिया गांव के बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे से। भरत लगातार आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने पुनर्वास और विकास के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार भी लगाई। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आक्रामक पोस्ट और फेसबुक लाइव के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि भरत के पास अवैध हथियार है। फेसबुक लाइव और पुलिस की कार्रवाई के दौरान ही एनकाउंटर किया गया था भरत तिवारी का, फेक एनकाउंटर। समझिए कैसे। 17 जून को पुलिस मौके पर पहुंची भरत तिवारी के निवास स्थान पर, और कई घंटों तक आमने सामने की स्थिति बनी रही। भरत लगातार फेसबुक लाइव करते रहे, फेसबुक लाइव पर ही थे, और इधर पुलिस को सरेंडर कर रहे थे, हथियार समर्पण कर रहे थे। वीडियो में वे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे थे और अपनी मांगे दोहराए जा रहे थे। ये सबूत के तौर पर उनकी लाइव फेसबुक लाइव अभी भी मौजूद है। यही से पूरा मामला नेशनल चर्चे का पूरा विषय बन गया है। और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा मतलब ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा, सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी
होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, तब फेंक दे, रुकिए। पुलिस क्या दावा कर रही है? पुलिस का कहना है कि भरत के पास अवैध हथियार था, उन्होंने पुलिस टीम को धमकाया था, पुलिस पर फायरिंग या जानलेवा खतरा था, ये बयान है पुलिस के। पुलिस का कहना है कि इसलिए आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी और हमें करनी पड़ी। और इधर परिवार और चश्मदीदों का क्या आरोप है ये समझिए। वही सा कहानी पलटते दिखती है। परिवार का दावा बिल्कुल अलग दिखता है। उनका कहना है कि भारत ने आखिर में हथियार छोड़ दिया था और आत्मसमर्पण करने को तैयार था, कर चुका था। और ये बिल्कुल ये सबूत के तौर पे मौजूद है आज भी उनके फेसबुक लाइव में। खुले तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे वो हथियार फेंककर सरेंडर करते हैं और पुलिस के सामने निहत्थे भरत तिवारी खुद को आत्मसमर्पण करते दिख रहे हैं फेसबुक लाइव में। परिजनों का आरोप यह भी है कि सरेंडर के बाद भी उन्हें गोली मार दी, जो कि बिल्कुल सच है। यही वजह है कि परिवार इस पूरे मामले को फर्जी एनकाउंटर बता रहा है और सीबीआई जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। चश्मदीदों का दावा है, मामले में प्रत्यक्षदर्शियों ने भी दावा किया कि उन्होंने पूरी घटना देखी। जिन लोगों ने भी इस घटना को देखी है उन्होंने कहा कि गांव वालों को उम्मीद थी कि भरत को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन गोली चला दी गई। हालांकि इस दावे की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है क्योंकि फेसबुक लाइव सबूत के तौर पे मौजूद है। इधर पुलिस के गाड़ी खड़ा हो गया था, इधर से भरत तिवारी ने इधर ही था, एक गाड़ी जो अटका है इधर से भरत तिवारी ने बात कर रहा था पुलिस से। तो पुलिस बोला, क्या बोल रहा था कि हमारा मांग जो है कोई भी गरीब के लिए अगर रकम नहीं पूरा कर रहा है तो पुलिस बोला कि आप जो मांग कर रहे हैं हम पूरा कर देंगे। तो बोला आप पर विश्वास नहीं है, डीएम बुलाइए, डीएसपी बुलाइए। तो डीएसपी आया, तो डीएसपी आ गया तो अभी भी उसका पिस्टल हाथ में था भरत तिवारी के। तो हम सुनील चौधरी झांक कर देख रहा था, ताकि उसी दिन का फरा है उसी में से झांक कर देख रहा था। सुनील चौधरी कौन है? हम है। अच्छा, तुम ही हो। हाँ, तो हम सोचा कि मर्डर नहीं होगा, मैंने हम दिल में धलिया कि इसको गोलियां नहीं कोई मारेगा। बाकी वो जब एसपी आया था ना तो उसका बोला कि 3 बात आपका मांग पूरी करना है ना, तो बोला कि हाँ। तो वो बोला कि हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ले जाइए अपनी पिस्टल। तो एक हथियार भरत तिवारी ने ऊपर मार दिया था, पिस्टल था। तो उसके बाद बोला कि ले जाइए, कोई आइए। तो डरने पुलिस नहीं जा रहा था। उसके बाद ऐसा फेंका है, इधर फेंक दिया है, इधर फेंका है। टोटल बात देख ली, गाड़ी जो लगी है ना इधर ही फेंका है। इधर से पुलिस दौड़ पड़ी, दौड़ के ऐसा पकड़ी है उसको, ऐसा ले जाती है। अब पूरा पुलिस अगल बगल से उसको ऐसा गोली मारा गया है कि जैसे कैसे चलते हैं ऐसा ऐसा बटाम ना होता है कि धीरे से मार के। और उसको गाड़ी बोलेरो में घिसरा के लिया के इधर गाड़ी पर, तो उधर भरत तिवारी माने मुआ नहीं था। तो भरत तिवारी हम लोग सोचा कि टंगरी में गोली मरले बड़ा सन तो जाके डकदरी में इलाज हो जाई। तो 3 गो फायर है जे भइल बा, जहाँ झंडा गड़ल बा तहे। तो देखनी जे घिसरा के ऐसे ना गोल पकड़ के, तो ऐसे घिसरा के तो हम कहिए कि साला पेट में मार दिया है का गोली। बाकी सब देख रहा था सुनील चौधरी ने सारा कारनामा। बाकी सुनील जी थोड़ा डर गए था, इसलिए कि अभी नया नया बस्ती है, हम नया गांव के है रहने वाले थे, इसीलिए थोड़ा डर गया था। इसीलिए मैं नहीं बता सकता था, इसलिए कि रात में मैं सोता नहीं, मैंने अंगी नहीं लगता है मेरे को। हम रात भर इधर इसके बाद ये सब हो गया, इसके बाद वहां से ले गया जीप पर लाद के। हाँ, तो उधर से बोलेरो में ले जाके उधर भरत तिवारी ने बाय बाय किया है। 2 टोला हम लोग का दिया है, उधर भी आदमी था। तो उधर जाकर भरत तिवारी ने ऐसा बोला बाय बाय,
ठीक है, मैंने मरने के लिए जा रहा था, कैसा भी गोली चलाया है। बाकी उधर बाय बाय भरत तिवारी ने किया है, उधर फुलवारी के बगल में पश्चिम कगरी। तो यही बात हम लोग का बनते हैं कि मारक भरत तिवारी के इधर बना जाएगा और डेली कोई आइएगा तो गलती लड़का था नहीं कि सही लड़का था। तो आप लोग जहाँ से आते हैं दिल्ली से, तो हम लोग गरीब के लिए ऐसा धरती पर पैदा होना जरूरी चाहिए, ना तो हम भी पिस्टल उठा लेंगे। पुलिस किसका मोबाइल से वीडियो डिलीट किया था? है पुलिस मोबाइल से वीडियो भी डिलीट किया था? नहीं, मोबाइल भी छीना है, 2-3 तबड़ाक लगाए हैं उसी को ना। इधर एक लड़का है, किसका? वो कमकर है, वो चमकी वाला घर बंदूक के मारा है, हमको नहीं मारा था। हम मोबाइल छीना है उस लड़के का? हाँ, वीडियो बना रहा था। फिर भी सरकार ने अब तक क्या किया है ये देखिए। बढ़ते विरोध के बाद भी बिहार सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं। आयोग गांव पहुंचा था और परिवार और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई अभी तक इसमें होते नहीं दिख रही है। काफी तमाम बड़े बड़े नेता भी उनके परिवार से मिलने जा चुके हैं। चिराग पासवान, सबसे चर्चित और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी मुलाकात की है उनके माताजी से। उन्होंने परिवार से मिलकर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द न्याय दिलाया जाएगा, समयबद्ध जांच होनी चाहिए और होगी। प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं चिराग पासवान, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं दिख रहा है। दूसरे नंबर पर आते हैं अशोक चौधरी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी बिलौती गांव पहुंचे थे, जो कि भरत तिवारी का पुश्तैनी गांव है। उन्होंने पब्लिकली कहा कि एनकाउंटर गलत था। ये अशोक चौधरी का बयान है। उन्होंने कहा था कि एनकाउंटर गलत था। उन्होंने निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग भी की। प्रशांत किशोर महापंचायत में पहुंचे। प्रशांत किशोर ने कहा कि परिवार को सिर्फ मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास को घेराव किया जाएगा। ये प्रशांत किशोर के बयान है। 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर रुकिए, अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूँ। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से इनकी चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, वहाँ भी करें। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात करने इनको लेकर चलेंगे तो आपको तारीख बिल्कुल 15 दिन बोला है। 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माताजी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे। और यही नहीं, बिहार के एक्स सीएम नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि ये तो सरासर गलत है। अगर वो अपराधी था तो उसे मौका मिलना चाहिए था, उसे मौका दिया जाना चाहिए था। ये एनकाउंटर ऐसे किसी को मार गिरा देना कहां से न्याय की बात है। और जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ये भी पहुंचे थे। न्यायिक जांच आयोग के प्रमुख के तौर पर परिवार से मिले और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों के बयान भी दर्ज किए। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री, जो कि सनातन का सबसे बड़ा चेहरा, आज के दौर में सबसे बड़ा चेहरा है धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने पब्लिकली कहा, अगर किसी ने सरेंडर किया है तो उसकी जान लेना सरासर गलत है।
उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की मांग की और परिवार से मिलने की घोषणा भी की है। जब सभी को पता है कि भरत तिवारी कोई घोषित आतंकवादी नहीं थे, न ही उन पर करोड़ों की कोई इनामी राशि रखी गई थी, न ही कोई चोरी डकैती जैसे मामले दर्ज थे, लोगों की और चश्मदीद और जो भी उनके समर्थक हैं उनके हिसाब से तो वो एक सामाजिक कार्यकर्ता दिखते हैं, जिन पर पुलिस अवैध हथियार रखने और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे आरोप लगा रही थी, जो कि इतने बड़े गंभीर आरोप नहीं है। ऐसे में सवाल तो उठता है, क्या उन्हें जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? जब लाइव वीडियो में दिख रहा है कि वो हथियार समर्पण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो फिर क्या ऐसी मजबूरी थी पुलिस की? ऐसी क्या बाधाएं आ रही थी कि पुलिस उन्हें जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकी, जो कि डायरेक्ट मौत के घाट पर उतारना ही सही समझी? और अगर परिवार का आरोप है कि भारत सरेंडर करने को तैयार थे, तो फिर गोली चलाने की नौबत क्यों आई? जो कि ये सवाल बिल्कुल जायज है। ये आरोप सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। क्या पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? बिहार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है, इसलिए विपक्ष ही नहीं आम लोग भी सरकार से पूछ रहे हैं और पूरा आक्रोश भरा हुआ है लोगों में कि अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच इतनी जरूरी क्यों पड़ी? और अगर कहीं गलती हुई तो अब तक जिम्मेदारी किसकी तय हुई? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पूरी बिहार सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिस सरकार का दावा कानून के राज का है, उसके कार्यकाल में इतनी विवादित पुलिस कार्रवाई कैसे हुई? क्या सरकार सिर्फ जांच के भरोसे रहेगी या दोष तय होने के बाद सख्त कार्रवाई भी करेगी? ये लोगों का सवाल है, लोग आक्रोशित है। ये सवाल सिर्फ उनके परिजनों का नहीं है बल्कि आम जनता की भी है। देश पूछ रहा है, पूरा बिहार पूछ रहा है। खैर, ये तो रही बिहार सरकार की बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका का सबसे बड़ा चेहरा है, वो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई से इनकार क्यों करता दिखा? सोशल मीडिया पर ये बहुत तेजी से फैला कि सुप्रीम कोर्ट ने भरत तिवारी को न्याय देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भरत तिवारी के मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि इस मामले की जांच हो रही है, सही है, लेकिन जांच के साथ साथ इसकी सुनवाई भी की जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं चलाया जा सकता था? क्या अदालत के लायक ये मामला नहीं है? ऐसे कोई ये छोटा मोटा मामला या छोटा कोई मर्डर केस तो दिखता नहीं है। हजारों गरीबों का मसीहा मारा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट पर कोई फैसला दिया ही नहीं कहा कि एनकाउंटर सही था और नहीं ये कह रहा है कि एनकाउंटर गलत है। क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति का सबसे बड़ा चेहरा है तो क्या उसको ऐसी कोई फैसला सुनाने में क्या ही आपत्ति थी? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला नहीं सुनाना चाहिए? यही तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे। जब परिवार कह रहा है कि स्थानीय सिस्टम पर भरोसा नहीं है, तब उसे सबसे बड़ी अदालत से राहत क्यों नहीं मिली? ये सबसे बड़ा सवाल है। यही सवाल सोशल मीडिया पर आज तेजी से ट्रेंड कर रहा है और लोग पूछ रहे हैं। खैर, भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी माँ आज भी हर आने वाले नेता, हर आने वाले लोगों से सिर्फ एक ही बात कहती है, हमें मुआवजा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। धीरे धीरे ट्रेंड खत्म होता दिख रहा है, कैमरे कम आते दिख रहे हैं, मीडिया दूसरी खबरों में व्यस्त होते दिख रही है, लेकिन जिसके घर का बेटा चला जाता है उसके लिए हर दिन वही दिन होता है। ये सिर्फ एक माँ का बेटा नहीं खोया है। अगर आप जमानिया गांव या उधर क्षेत्र में जाएंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हजारों लोग बिलख रहे हैं, कैसे हजारों लोग तड़प रहे हैं, कैसे अपने घर के बेटे जैसा भरत तिवारी को बेटा देखते थे वहां के लोग। हजारों लोग ने एक ऐसा बेटा खोया है। भरत तिवारी की माँ अकेली की बांझ नहीं हुई है। और इन सब चीजों के बीच परिवार की एक नई चेतावनी आई है। भरत तिवारी के परिवार की तरफ से एक नई चेतावनी देखने को मिली है। भरत की माँ और बहन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि तय समय तक 8 जुलाई तक का उन्होंने टाइमलाइन दिया है, कहा है कि अगर 8 जुलाई तक न्याय नहीं मिलता तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू करेंगी। ये बयान है भरत तिवारी की माँ और बहन का। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भरत तिवारी एक हथियारबंद आरोपी थे जैसा पुलिस बता रही है, या फिर वो सिस्टम से लड़ने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्हें सरेंडर के बाद भी गोली मार दी गई और उनकी आवाज
हमेशा हमेशा के लिए दबा दी गई। इन सवालों का अंतिम जवाब न्यायिक जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आ पाएगा, जो भी जांच का दायरा चल रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि सरकार के दबाव से या जो भी गद्दी पर बैठे हैं उन लोगों के दबाव से कहीं जांच का दायरा खत्म न हो जाए, जांच को दबा न दिया जाए। जैसे मीडिया का फोकस और लोगों का फोकस इस मामले से अब धीरे धीरे कम होते दिख रहा है, वैसे वैसे जांच के दबाने के आसार भी बढ़ते दिख रहे हैं। भरत तिवारी सिर्फ एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस कार्रवाई, जवाबदेही और न्याय व्यवस्था पर उठे बड़े सवालों की कहानी बन चुके हैं।